जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम जो है हमने स्टार्ट किया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो है हमने कुछ इसमें जो है एटॉमिक से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें कर ली थी। तो उनको जो है हम जरा एक दफ़ा मार्क कर लेंगे क्या-क्या चीज़ें जो है हमने इसमें देखी थी इसकी। अ, जो मेन फीचर्स जो हैं जो इसका फ़ायदा है वो है डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, ये हमने कर लिया था। डिटरमिन एक्यूरेट आइसोटोपिक मासेस, ये हमने कर लिया था। जो उसके पास जो हमारे पास सीक्वेंस आया था उससे परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप जो उसकी हाइट बन रही थी उससे हमने ये पहचान लिया था। डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो है हमारा रह गया था इसको मिले। इसकी पहली बात ये देख लें बोर्ड से कि सैंपल जो है इतना भी काफी होगा, मतलब 0.01 माइक्रोग्राम सैंपल इज इनफ फॉर एनालिसिस। दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग एनालिसिस जो है वो कंपाउंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो दोबारा कैन नॉट बी यूज्ड। हमारे पास दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक में कंपाउंड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक में कंपाउंड को कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक्सरे की अगर बात करते हैं तो एक्सरे से जो है मॉलिक्यूल को कुछ नहीं होता, आईआर जो है उससे मॉलिक्यूल को कुछ नहीं होता। इट कैन बी यूज फॉर द फर्दर टेस्ट। वो एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड ही रहेगा, कीटोन था तो कीटोन ही रहेगा। लेकिन इस केस में जो है इसके तो जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इसमें जो है सैंपल द्वारा उसकी क्वांटिटी जो है दैट रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज टू स्मॉल। तो हमने जो है आज स्टार्ट करना है फ्रेगमेंटेशन ऑफ पैटर्न, कि भाई किसी मॉलिक्यूल को अगर हम फेंक देंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में तो उसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। तो ये वाली बात जो है हमने छोटी सी की थी, कैसी की थी, हमने कहा था कि जब ये एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें, फिर इस पे मैंने कहा था कि इसके ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने जो है इसको नॉक आउट कर दिया। ऐसा करने से इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। फिर हमने कहा था कि आपस में ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि चैम्बर में जो जगह वो काम होती है, तो यहाँ से टूट सकता है। ये फिजन जो है याद रखिएगा कि ये होमोलिटिक होगी, होमोलिटिक फिजन होगी। अब इसमें से होगा ये कि एक एक इसमें से जो पार्टिकल बनेगा दैट विल बी दिस वन एंड द अदर पार्टिकल विल बी, एक इसका ये पार्टिकल बन जाएगा, दूसरा पार्टिकल इसका बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसे हम कहते हैं रेडिकल। जबकि ये जो है हमारे पास कैटायन होगा। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि सिर्फ कैटायंस जो हैं ये पहुंचेंगे डिटेक्टर के ऊपर जो डिटेक्ट होते हैं, दिस पार्टिकल विल बी गेट डिटेक्टेड। बट थिंग इज के आपके पास हर तरीके के पार्टिकल्स बनेंगे, वो भी बात आपको थोड़ी देर में समझा देता हूं। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस दे कैन स्प्लिट, ये कैन लिखा हुआ है, ठीक है। कैन का मतलब है टूट भी सकते हैं और ये भी हो सकता है ना टूटे। into two parts, दो पार्ट्स में जब टूटेंगे, this is termed fragmentation, उसके fragments बन जाएंगे। During fragmentation, two types of particles are always produced, radical and cation. For example, जी हमारे पास था एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम प्रोपेनॉन है, CH3 CO CH3। अब आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से नॉक आउट हो गया था तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब अगर इसको मैं तोड़ूं तो इसमें जो है अगर आपके सामने बॉन्ड सारे डिस्प्लेड हैं तो आपके ख्याल में ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। पहली बात याद रखिएगा, जो वीक बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाएगा। तो वीक बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड आर वीक एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होगी उसमें क्या क्या बनेगा, पहले तो भी ये बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से ये टूट जाता, ठीक है जी, अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें हमारे पास ये बन जाए एक पार्टिकल CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव वाला बन जाए और ये जो है CH3 रेडिकल बन जाए, ठीक है जी। ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका नॉकआउट हुआ हो। तो अगर मैं उसको बना के दिखाने की कोशिश करूं कि हमारे पास ड्यूरिंग आयोनाइजेशन जो थी वो ऐसा था, इसका इनर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल निकल गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और अगर इसको मैं तोड़ दूं
तो इसमें मेरे पास जो पार्टिकल्स बनेंगे तो मेरे पास बन जाएगा CH3CO रेडिकल एंड यहाँ से बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो है रेडिकल बन सकता है और वो भी बन सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि बनेगा क्या? भाई कुछ भी बन सकता है, आपके पास डिटेक्टर पे पीक आ जाएगी, इसका ये डिटेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप एक मॉलिक्यूल नहीं यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे होते हैं 6.02 10⁻23 के नंबर को ध्यान में रखें। आप करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, उनमें से ये वाला पार्टिकल भी बन सकता है और ये वाला पार्टिकल भी बन सकता है। तो इसलिए जब फ्रेगमेंटेशन होगी तो आपके पास जो है इसकी पीक भी आएगी, मतलब इसकी 15 पे पीक आ जाएगी आपके पास, और ये भी चांस है कि इसकी भी पीक आ जाए आपके पास, जो जिसका नंबर होगा उसके हिसाब से इसकी पीक आ जाएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक रेडिकल बनता है और एक कैटायन बनता है। नंबर 2, आगे बात को प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिस्प्ले दिया था, दोबारा देख लेते हैं। लेट्स से हमें कहता है कि एक मॉलिक्यूल है जो कि C3H6O। अब इसको देख के जो है जिनकी ऑर्गेनिक की नॉलेज अच्छी है वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो बॉन्ड टूटता कहाँ से, इस बात को पहले थोड़ा समझाते हैं हम। हमने यहाँ पे बात नहीं क्लियर की तो ये बात जरा क्लियर करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज 50-50, मतलब कि वो जो CH3 का जो बना था हमारे पास वो रेडिकल भी बन सकता है और कैटायन भी बन सकता है। इस तरीके से CH3CO जो था तो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की 50-50% होती है। एक पॉसिबिलिटी में दूसरे पॉसिबिलिटी में, मतलब मैंने CH3 ये वाली जो बात, जो 50-50 वाली बात जो है, ये समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास ये चीज है CH3CO एंड CH3 एंड CH3CO एंड CH3, तो इसके जब टुकड़े होंगे तो हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिवली चार्ज कहाँ से हुआ। हो सकता है इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया, हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन गया। तो इस केस में अगर हम यहाँ से तोड़ देते हैं किसी भी साइड से, लेट्स से हम इसको एक ही जगह से तोड़ते हैं, ऐसा कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं, इस केस में जो पहले वाले केस में जो चीज बन रही है दैट इज CH3CO पॉजिटिव एंड CH3 रेडिकल बन जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास CH3CO रेडिकल बन जाएगा, जबकि CH3 पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा। अब ये देखें कि इसके इसके बनने के रेडिकल बनेगा या फिर कैटायन बनेगा। चांसेस जो है आपके पास 50% है, 50-50% जो है दोनों के चांसेस है आपके पास। ठीक है जी। ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी डिटेक्टेड डिटेक्टर। फ्रेगमेंटेशन इज अ होमोलिटिक फिजन, ये बात हम बता चुके हैं। अच्छा, अब ये टूटता कहाँ से, उसके बाद हम वर्किंग करते हैं उसके ऊपर। टूटेगा कहाँ से? द मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स व्हिच कैन फर्दर स्प्लिट। वो जो टूट गए हैं आगे भी टूट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वीक बॉन्ड्स। नॉर्मली पोलर बॉन्ड्स ब्रेक इजीली। जो पोलर बॉन्ड होते हैं उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर होती है। ऑल्सो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड आर रेयर। ठीक है, इसके चांसेस रेयर होंगे, मतलब इसका टूटना मुश्किल होगा, जबकि किसी और बॉन्ड का टूटना इजी हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं, डबल मुश्किल से टूटते हैं। ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल वन और मोर आयंस मोस्ट स्टेबल देन द अदर, जिसकी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये वाली बात जो है, ये कहता है कि जो आपके पास टुकड़े बन गए थे वो आगे भी टूट सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो है पार्टिकल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिकल था, ये आगे भी टूट सकता है। मतलब ये इस वक्त इस तरीके का है पार्टिकल, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि आगे जाके इसकी भी फ्रेगमेंटेशन हो जाए, ये भी टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा तो इससे जो है आपके पास वही रेडिकल और इसके CH2 पॉजिटिव के चांसेस, और आगे जो है फिर ये और भी टूट सकता है। तो इसमें मतलब टूटते जाएंगे, इतनी पीक्स आएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बम कहीं फेंकता हूँ किसी बिल्डिंग के ऊपर, उस बिल्डिंग के कितने टुकड़े होंगे तो आप नहीं बता सकते ना। इस तरीके से इसमें किसी मॉलिक्यूल से कितनी पीक्स आएंगी वो भी नहीं हमें पता। हाँ, हम अपने काम से काम रखेंगे। देखिए ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है तो बहुत लेंथी है, तो आपको तो 2 क्लास के अंदर ही खत्म करवाना है। तो इसमें जो पीक्स हमारे काम की है, जो सिलेबस में है, हम उन्हीं को देखेंगे, तो उनको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये कहता है कि पहली बात कि सिंगल बॉन्ड इजी टूट जाते हैं, सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं, जबकि डबल बॉन्ड जो है वो मुश्किल से टूटते हैं।
दूसरी बात वो कहता है जब ये मॉलिक्यूल टूट जाता है इसकी फ्रेगमेंटेशन चल रही होती है और इस फ्रेगमेंटेशन में जो सबसे ज्यादा एक ऐसा पार्टिकल बन सकता है जो फर्दर टूटने के उसके चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ दोबारा कि मैंने CH3 लिखा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और CH3 लिख दिया। लेट्स से ये यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज था, तो पहला काम ये हुआ इसकी फ्रेगमेंटेशन हुई, ये यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूट गया तो आपके पास ये बन गया, एक बन गया इसमें CH3 रेडिकल बन गया लेट्स से, दूसरा बन गया आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव कैटायन बन गया। अब ये वाला जो पार्टिकल बना है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आगे जो है फिर फर्दर टूट सकता है। या अगर आगे टूटेगा तो आप सोच के बताइए कि इसमें क्या टूट, यही टूटेगा ना बॉन्ड इसका, ये टूट जाएगा। इसमें अब जो है हमारे पास जो पार्टिकल बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 पॉजिटिव एंड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इसमें इसके टूटने के चांसेस कम है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि सीम्स स्टेबल, मतलब ऐसी प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं प्लांट हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन मतलब हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से डबल बॉन्ड आ रहा है, हो सकता है ज्यादा स्टेबल हो। तो सीम स्टेबल, सो कैन रीच एट डिटेक्टर विदाउट स्प्लिटिंग। अब ये जो पार्टिकल्स बने हमारे पास देखें, ये फर्दर टूट सकता है, ये भी फर्दर टूट सकता है। मतलब इसमें से ऐसा भी हो सकता है CH2 पॉजिटिव बन जाए, फिर उसके बाद CH पॉजिटिव बन जाए, फिर हो सकता है कि C पॉजिटिव बन जाए, ये तो टूट सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल बना था, लेकिन इसके सही सलामत पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पीक्स आ रही होंगी तो उसमें जो है एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी पीक जो है वो बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब ये पीक आपको इंडिकेट करेगी मास स्पेक्ट्रोमीटर में कि दिस इज स्टेबल। So during fragmentation of molecule, one or more ions are most stable than the other. Further splitting is not possible. मतलब उनकी further splitting possible नहीं होती। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इस पे जरा आ जाए जरा, देखिए यहाँ से टूट सकता है, ये यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, लेकिन इस रिंग का टूटना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर और नीचे होता है, इसका टूटना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा सही सलामत मॉलिक्यूल पहुंच सकता है। मतलब ये वाला आयन जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा। ये केमिस्ट्री की नॉलेज की बेस के ऊपर जो है प्रेडिक्शन है हमारा। अब पहुंचेगा या नहीं ये तो क्वेश्चन बना है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास इसके दो चांसेस हैं। ये इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम दो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। एक मेरे पास इसका आइसोमर हो सकता है प्रोपेनॉन कीटोन, जबकि दूसरा मेरे पास आइसोमर हो सकता है CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। यहाँ पर मैं लाइन मार देता हूँ और हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इन दोनों में कौन कौन सी पीक्स आ सकती है। पहली बात, हम इसको खेलना शुरू करते हैं, पहले वाले को कीटोन को, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3, इसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये यहाँ से टूट जाए, तो यहाँ से टूट जाएगा तो आपके पास एक फ्रेगमेंट बन जाएगा ये वाला, एक बन जाएगा CH3 एंड CO, ये वाला। दोनों के चांस 50-50 थे ना, वो तो सर पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, तो इसका मतलब है मेरे पास इसमें 15 की पीक आएगी। कैसे? 12 एंड 3 15 हो गया। इसमें आते हैं तो ये 15 ये हो गया एंड 12 हो गया एंड 16 हो गया, तो ये हो गया 28 43 की पीक आ जाएगी। ठीक है जी। एक हमारे पास 15 की 43 की पीक आएगी। अब यही काम जो है, अगर ऐसा हो जाए कि ये यहाँ से टूट जाए, CH3 CO एंड CH3, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैं अगर तोड़ने की कोशिश करूँ, अब भी वही पीक्स आएंगी। तो इस केस में भी हमारे पास जो है ये वाली पीक जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर ली आ जाएगी, और ये वाली पीक जो है तुम्हारे पास 43 पे आ जाएगी ये वाली पीक। तो ये तो दोनों भी चांसेस हो गए। अच्छा, अब जो है दोनों तरफ से टूट जाएगा।
तीसरी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि CH3 फिर CO है और फिर CH3 है। अभी यहाँ से भी टूट जाए और यहाँ से भी टूट जाए तो फिर 3 टुकड़े बनेंगे। इन 3 टुकड़ों की जो पीक्स आएंगी वो कहाँ कहाँ पे होंगी, 1, 2 और 3। तो इसकी पीक 15 पे आएगी, इसकी पीक भी 15 पे आएगी, जबकि इसकी आएगी 28 पे पीक आएगी। इसका मतलब और अच्छा फर्दर जो है ये तो टूट सकते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ये तो टूट सकते हैं, ठीक है, चांस क्लियर है लेकिन टूट सकते हैं। लेकिन हम मेजर पीक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। अब इस बेस के ऊपर जो है हम इसको थोड़ा खेलते हैं तो हमारे पास जो इसका मास स्पेक्ट्रम आएगा कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर हमने ये हमारे पास जो डेटा अबंडेंस होती है इस तरीके से, इसमें हमारे पास जो पीक्स आएंगी, एक पीक तो आएगी हमारे पास, इस पूरे का जो मास है कितना है देखते हैं जरा। इस पूरे का मास बन जाएगा 36 प्लस 6 एंड प्लस 16 तो 18 और 58। एक हमारे पास 58 की पीक आ रही है। ये तो मतलब उसमें से ये भी चांसेस है कि मॉलिक्यूल सही सलामत पहुंचे, जैसे Cl2 को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था तो Cl2 की भी पीक आ रही थी, ठीक है, तो एक पीक तो हमारे पास ये आ सकती है। इसके बारे में हम लिख देंगे कि ये क्या है पार्टिकल, इसको मैं बाद में मेंशन कर देता हूँ। फिर हमने कहा था एक हमारे पास पीक आ सकती है 15 की, जिसके चांसेस बड़े ब्राइट है हमारे सामने। इसको डिस्प्ले कर देता हूँ आपके सामने ताकि क्लियर हो जाए। देखिए 15 की पीक है, ये 15 की, ये 15 की, और 15 के पीक्स के आने के चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, वैसे कर दिया जब से मुझे नहीं पता इसकी हाइट एक्चुअली में क्या होगी, तो मैंने इसको लिख दिया ये 15। फिर इसके बाद जो है आपके पास 28 की पीक भी आ रही है, तो छोटी बना दे बड़ी बना दे आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबलाइन होगा तो इसकी पीक हो सकता है इसकी हाइट ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअल जब आएगा तो उसको हम देखेंगे एक्चुअल स्पेक्ट्रम में। इसके बाद जो हमारे पास एक और पीक आ रही थी 43 की, ये वाली, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो हमारे पास एक पीक आ जाएगी इसमें 43 की। ये हाइट जो है हमें नहीं पता, ये प्रैक्टिकली जो है जब करेंगे तो पता चलेगा। बस मुझे इतना पता चला कि इसमें ये पीक्स आनी है। अब इन पीक के बारे में बात कर लें किस किस चीज की पीक हो सकती है। देखिए ये पीक जो है ये तो हो गई CH3 पॉजिटिव की चार्ज, ये हो गई आपके पास CO पॉजिटिव की, ये हो गई आपके पास CH3CO पॉजिटिव की, जबकि ये पीक हो गई आपके पास मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो है वो पहुंच गया। तो ये पीक्स आ रही है हमारे पास। इस तरीके से अगर यही काम मैं इसके ऊपर वर्किंग करता हूँ तो इसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हमने इसको उतारा नीचे, CH3 लिखा, फिर CH2 लिखा, फिर CO लिखा और फिर H लिखा। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, हम जिस कलर को से कटिंग करेंगे उसी को फिर यूज करते रहेंगे बार बार। हमने यहाँ से तोड़ दिया इसको, तो बेटा आपके पास एक पीक आ जाएगी ये वाली, जबकि एक पीक आ जाएगी CH2 CO CHO, ये पीक आ जाएगी। इसकी मास की बात करें तो 15 है, इसका मास चेक करें तो हो जाएगा 43। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो है ये वाला मॉलिक्यूल हो सकता है फिर आगे भी टूट जाए, मतलब मैं इसको ये वर्किंग कर देता हूँ कि अगर ये यहाँ से टूट जाए, तो यहाँ से अगर टूट जाएगा तो आपके पास इससे दो पार्टिकल पे बन जाएंगे, एक बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, एक बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसकी पीक आ जाएगी आपके पास 14 पे, इसकी पीक आ जाएगी आपके पास 29 पे, ठीक है जी। नंबर 1 नंबर 2 ये होता है। अच्छा, फिर उसकी आगे भी पीक्स हो सकती है, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन कट जाए तो ये भी हो सकता है फिर आपके पास। इसके बाद जो है लेट से मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ कि ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ से, मतलब इसका एक एच हटा देते हैं तो ये फूट जाता है इसका। तो इससे हमारे पास दो पार्टिकल बन गए, एक बन गया हमारे पास H पॉजिटिव, एक बन गया CO पॉजिटिव। इसकी 28 पीक आ जाएगी, इसकी 1 पे आ जाएगी। हाइड्रोजन की पीक तो वैसे नजर नहीं आएगी, इसकी नंबर बहुत छोटा होता है तो वो फ्रेगमेंट बहुत ही लाइट किस्म का होता है, वो तो नजर नहीं आता। इसलिए अगर आप नोट करें तो मैं इसको भी नहीं तोड़ के दिखा रहा, मतलब इसको फर्दर तोड़ के नहीं दिखा रहा, इसको फर्दर तोड़ के नहीं दिखा रहा, तो ठीक है। तो इसमें जो है ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर था, इसको मैंने तोड़ के दिखाया आपको। कौन से वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये वाला मामला हो जाएगा। अच्छा, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनी है।
अच्छा जी, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या हो सकती है। मैंने दोबारा लिखा मॉलिक्यूल को CH3, फिर लिखा CH2 और फिर लिखा Cl। अब पहले तो मैंने तोड़ा था, कहाँ से तोड़ा था आपको याद हो, तो मैंने यहाँ से तोड़ा था। अब ये यहाँ से नहीं तोड़ता, कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से तोड़ देता हूँ तो आपके पास यहाँ से बन जाएगा CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, वहां से बन जाएगा 2 पॉजिटिव। इसका मास हो गया 29, इसका भी मास हो गया 29। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ चांसेस बन रहे हैं। फिर जब जितने चांसेस बने हैं उनको मैं मार्क करने जा रहा हूँ। 15 का चांस हुआ, 43 का चांस हुआ, 14, 29 का चांस हुआ, 28, 29 एंड 29। ठीक है जी, इनमें सबसे ज्यादा जो पीक आ रही है वो 29 के आने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। 12 वो तो हमें उसके बारे में नहीं पता अभी कि कौन सी पीक आएगी, तो हमने इसको यहाँ से इसको अलग कर दिया और यहाँ पे इसका मास स्पेक्ट्रम को अगर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। और हमारे पास एक पीक तो इसके मॉलिक्यूल की है कि मॉलिक्यूल का मास तो वही होगा। ठीक है, इसको भी अगर चेक करेंगे तो 58 ही आएगा, तो उसी का आइसोटोपिक आइसोमर है उसका। तो हमने कहा कि एक तो पीक आ जाएगी हमारे पास 58 की। डन हो गया जी। 58 के बाद जो पीक्स आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास 15 की पीक आ रही है, हमने मार्क कर दिया। मतलब हाइट कुछ भी हो सकती है, हाइट का मसला नहीं है। इसके बाद जो है हमारे पास 43 की पीक, 29 की पीक भी आ रही है। 29 की पीक भी हमने मार्क कर दी। फिर 28 की पीक भी आ रही है, वो भी हमने मार्क कर दी। फिर हमारे पास 14 की पीक भी आ रही है, चलो वो भी मार्क कर दी हमने। और इसके बाद जो है हमारे पास 43 की पीक भी आ रही है। तो ये सारी पीक्स मैंने मार्क करने की कोशिश की, इसको मैं नंबर भी बन चुका था। इसको मैंने मार्क कर दिया 14 है, इसको मैंने मार्क कर दिया 15 है, इसको मैंने मार्क कर दिया 28 है, इसको मैंने मार्क कर दिया 29 है, इसको मैंने मार्क कर दिया 43 है, और ऐसा कुछ हिसाब था। अब इनको अगर मॉलिक्यूल को लिखा जाए तो ये मॉलिक्यूल तो है आपके पास CH3, CH2 एंड 2 पॉजिटिव, पूरा सही सलामत पहुंच गया। इसमें क्या हुआ, ये आपके पास था CH3, इसमें से हट गया था CH2 एंड 2, 43 बन गया। ये था आपका वो CH3। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इसमें जो ये वाला पार्टिकल हमने बनाया था 14 वाला, देखें फोर्थ फिगर, ये वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बन रहा है, तो हम चलते हैं, इसके चार्ज कहीं से भी हैं, दोबारा इसको भी मैंने मार्क कर दिया कि ये CH2 पॉजिटिव की पीक हो गई। अब 28 की पीक जो है दैट इज CO पॉजिटिव की वजह से। ठीक है जी, CO है, जबकि ये है आपके पास, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बन रही है 2 पॉजिटिव और दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास CH3, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम स्पेक्ट्रम को मैच करें तो आप मोड से देखें कि इसमें कौन कौन सी पीक दोनों केसेस में है। देखें ये वाली पीक जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसको देख के नहीं पहचान सकते। मैं उसको हटाता हूँ, इसको देख के हम नहीं पहचान सकते, दोनों में कॉमन। 43 की पीक भी दोनों में कॉमन है, 15 की पीक भी दोनों में कॉमन है। देखिए 14 वाली पीक तो CH2 से जो आ रही है, हाइड्रोजन वाले को तो मैंने कहा इग्नोर कर दें क्योंकि उसमें तो बहुत सारी पीक्स 50 बन जाएंगे। अब देखते हैं और कौन सी पीक। फिर 28 की पीक इसमें भी है, इसमें भी एक पीक 29 की पीक इसमें आ रही है और उसमें नहीं आ रही, तो दिस पीक विल मेक अ डिफरेंस। इस पीक से हम पहचान जाएंगे असल में क्या है। आप देखिए फिर 29 का पीस आप निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, 29 का पीक आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, टूटते हैं, जुड़ना नहीं होता, टूटने का जिम्मे रखते हैं हम लोग, जैसे मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो जब तोड़ेंगे तो आपके पास 15 का टुकड़ा बन जाएगा, 15 का बन जाएगा, 28 का बन जाएगा, 29 का तो पीस बन नहीं सकता। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 29 के बनने के चांसेस डबल है। ठीक है जी, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन का कुछ पैटर्न चल रहा होगा, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। पर इसको और भी अप्लाई करेंगे हम। अब जो है आपको ओरिजिनल जो स्पेक्ट्रम है कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बातें आपको समझाई थी, ये इसका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। ठीक है जी, ये इसका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। अब जो है ये वही वाला मॉलिक्यूल जब ये करके आए, ये कीटोन था, इसका अपना जो है हमारे पास 58 में पीक आएगी। तो देखें अगर आपको 58 एक पीक आ रही है, this is 60, this will be 59 and this will be 58।
तो 58 पे जो पीक आ रही है वो किस तरह से आ रही है, ये देखिए कोई वाला पार्टिकल शो कर रहा है, इस तरह से आ रही है। इसके बाद हमने कहा था कि ये पार्टिकल अगर यहाँ से टूट जाए तो हमारे पास 15 की पीक आएगी, ये देखिए 15 की पीक आ रही है। और एक हमारे पास पीक आएगी इसकी विच इज 43, तो देखिए 43 की पीक शो कर रही है। हाँ, इसने एक काम किया, 28 की पीक शो नहीं की, आपको लग नहीं रहा, देखिए पीक आ रही है 28 पे, यू फाइंड के पीक है। मैंने कहा था ना मुझे हाइट का अंदाजा नहीं है कि वो क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा पता चलेगा। ठीक है जी। अब है क्या काम यहाँ पे, क्या है इसमें, हाँ आपके दिल में ख्याल होगा 29 की भी आई है, वो किसी और तरीके से किसी कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकती है। अब इसमें कितनी पीस आएंगी हमने तो सोची थी चलते विषय में, देखिए देखिए मैंने कितनी मार्क की थी, 1 2 3 4, इस वाले में मैंने 4 पीस मार्क की थी। हमने कहा था कितनी पीस आ सकती है इसमें, हमने कहा था इतनी पीस आ सकती है जैसे कोई बम ब्लास्ट हो और आपको बताना चले। देखते जब आप लोग, मैं मार्क कर देता हूँ उनको, जो जो पीक्स आई हुई है तो आपको फिर जो है विजिबिलिटी वगैरह आसान हो जाएगा पहचानना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी पीक है, जो जो हाइट से ऊपर जा रही है वो पीक्स कलर से मार्क कर देता हूँ इसको। आप देखिए कि ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये भी एक पीक है, ये भी 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 पीक है। अगर आप जूम करके देखें तो ये भी एक पीक है, ये भी पीक है, ये भी पीक है, फिर ये है, ये है, ये है, इतनी पीक्स हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने काम से काम करना है। कि तो हमारा जो जिस चीज से काम होगा उससे हम पहचान जाएंगे मॉलिक्यूल का, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ पीक्स हैं जिसको जो है हमने देखना है, जो हमें पता होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हमारा काम आगे आसान होगा। तो मैं सबसे पहले जो है एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, बेस पीक। बेस पीक क्या होती है, देखिए आपके पास बेस पीक की बात कर लेते हैं कि आपके पास मास स्पेक्ट्रम चल रहा है, इसमें हमारे पास पीक्स ही पीक्स 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 चल रही है, ऐसे चल रही है। वो पीक जिसकी हाइट जो है सबसे ज्यादा होती है, वो पीक जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, उसको मार्क कर देता हूँ, इसकी हाइट जो है सबसे ज्यादा होती है, इसको हम कहते हैं बेस पीक। वो पीक जिसकी हाइट जो है अबंडेंस मैक्सिमम होती है, उसे हम बेस पीक कहते हैं। ये किस वजह से आती है, ये स्टेबल आयन की वजह से आती है, उसी स्टेबल आयन को मेटास्टेबल आयन भी कहते हैं। बाकी सारी पीक्स की हाइट इसी से कंपेयर की जाती है, मतलब हम स्केल ही इसको बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको वाई एक्सिस पे जाके देखते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस जगह को हमने मार्क कर दिया 100, और उसके बाद जो है बाकियों को उसी लिहाज से इक्वेशन बना के वहाँ साइन करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब निकालता है। ठीक है जी। बेस पीक वो पीक जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है, और किस वजह से होती है, स्टेबल आयन की वजह से होती है। इसके बाद है एम पीक, वो पीक जो सबसे ज्यादा इस तरफ आपके पास आ रही होती है, मतलब आपके पास बहुत सारी पीक्स आ रही हैं, इनमें से वो पीक जो आपके पास सबसे हाईएस्ट मास के ऊपर है। तो आपके पास, आपको पता है मास 28 होगा, 40 होगा, और फिर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मास आ रहा होगा। ये होता क्या है इस एक्सिस पे, मास अपॉन चार्ज। ठीक है, ये आपको बहुत शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास, ये जब हम पढ़ा रहे थे आपको, हमने बताया था कि यहाँ पर मास अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसका मास होगा उस आइसोटोप की पीक आएगी, उस पार्टिकल की पीक आएगी। अगर आप ओरिजिनल भी दिखाएं तो ओरिजिनल भी यू कैन सी के मास और चार्ज दिखा। ठीक है जी। तो हम वापस आते हैं, तो वो जिसका मास सबसे ज्यादा होता है उस पीक को कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, एम पीक। ठीक है जी। ये एम पीक सबसे ज्यादा मास क्यों आ रहा है भाई, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो है अनस्प्लिटेड पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए हमने जो काम किया था, देखिए ये आपके पास, हमने इसको दिखा दें आपको, इसमें अभी फिलहाल जो है बेस पीक की अगर बात करें तो बेस पीक आपकी ये वाली है, दिस इज बेस पीक। एम पीक क्या होगी आपके पास, जिसका मास सबसे ज्यादा, इसको एम पीक उसने मॉलिक्यूलर आयन पीक लिखा दिया। जो आपके पास सबसे आगे होती है ये एम पीक होती है, जो आपके पास सबसे ऊपर होती है ये बेस पीक होती है। ठीक है, ये दो पीक्स होगी हमारे पास, इनका फिर इंपॉर्टेंस नजर आएगी, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, आराम से देखते हैं इसको। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है भैया। ये कह रहे हैं द पीक विद द हाईएस्ट मास चार्ज, मास अपॉन चार्ज इस मॉलिक्यूलर अनस्प्लिटेड जो है मॉलिक्यूल पहुंच गया बगैर टूटे, तभी तो उसका मास सबसे ज्यादा है, टूटेगा तो मास उसका कम हो जाएगा। इट इज अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल रीच एट डिटेक्टर विदाउट फ्रेगमेंटेशन।
मतलब वो आपने जो डाले थे उसमें सैंपल लिया था, चाहे 1 ग्राम लिया था, उसमें करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे पहुंच जाए। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एक और पीक होती है, उसे कहते हैं n+1 पीक। क्या मुसीबत हो गई भाई। लेकिन आपके पास कार्बन 13 की वजह से एक पीक आती है, उसे हम कहते हैं n+1 पीक। वैसे इसकी हाइट बहुत कम होती है क्योंकि अबंडेंस बहुत कम होती है। अब आपको दिखा दूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको, एक मॉलिक्यूल था जिससे मैंने H लिख दिया, मैंने H लिख दिया, मैंने H लिख दिया और लेट से मैंने Cl लिख दिया। अब देखें हाइड्रोजन जो है उसका तो आइसोटोप में फिक्स कर देता हूँ, ये भी 1 वाला है, ये भी 1 वाला है, ये भी 1 वाला है। अब आपके पास इस स्पेस के ऊपर मैंने क्लोरीन को, इसको कार्बन को लिख दिया 12, ये 12 वाला कार्बन है, और इसको मैंने ले लिया 35। ये सारे के सारे जो आइसोटोप्स मैंने उठाए हैं इसमें, ये सारे लेस मास वाले। कार्बन 12 से नीचे वाला कोई नहीं होता, कार्बन 12 सबसे छोटा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1 सबसे छोटा है, क्लोरीन 35 वाला छोटा है। इसको सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 47 एंड 50। इसका एमआर बन जाएगा 50। अब जो है आपको पता है कि जहां पे आपने जो सैंपल लिया था कार्बन 12 का, जो भी सैंपल था आपके पास, उसमें कार्बन 13 भी तो हो सकता है। ये सारे लगा दिए मैंने। अगर कार्बन 13 हुआ, ये सब कुछ मैंने सेम रखा, तो आपके पास पीक कहाँ पे चली जाएगी, पीक किस मास पे आएगी। तो नंबर ऑफ कलर से लिख देता हूँ, ये 1 वाला, ये 1 वाला, ये 1 वाला है, और ये 35 वाला है। इसको मैंने लिख दिया कि 13, कार्बन 13 भी तो होता है, तो ये पीक आपकी जाएगी 51 के ऊपर। तो आपके पास जो पीक्स आ रही होती हैं, जो सबसे इधर वाली जो पीक होती है, इसके साथ एक चुन्नी सी पीक होती है। अगर ये लेट्स से 50 पे थी, इसके साथ एक छोटी सी पीक होती है, इसे हम कहते हैं n+1 पीक। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मास होता है 51। किस वजह से आती है, कार्बन 13 की वजह से आती है। तो अब आपके दिल में ख्याल आएगा तो कार्बन 14 भी होता है, उसकी पीक आनी चाहिए। हाँ आती है, लेकिन हमारा सिर्फ काम नहीं है, फिलहाल इसको हम बर्दाश्त करते हैं। तो हमारे पास एक n पीक होती है, एक उसके बाद एक छोटी सी पीक होती है n+1 पीक होती है, वो कार्बन 13 की वजह से। फायदा क्या है इसका, इसका फायदा हमें ये है कि इसको हम यूज करते हुए जो है, इनकी जो हाइट्स होती है हमारे पास, उससे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल सकते हैं, इसका हम यूज करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कैसे निकालते हैं ये, इसका प्रोपोर्शन होता है कार्बन 13 का प्रोपोर्शन होता है 1.1%, आउट ऑफ 100। अब इसकी अबंडेंस और यहाँ पर भी अबंडेंस, तो इसके साथ जो है अबंडेंस मल्टीप्लाई होती है n+1 की, और इसके साथ मल्टीप्लाई होती है m की। इस फार्मूला को यूज करते हुए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन है क्या, नहीं क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम इसमें दो क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, जिसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कार्बन एटम से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी कि m और n+1 की पीक जो है पहली बार पता होनी चाहिए किस वजह से आती है, उसके बाद जो है फिर उनकी हाइट्स को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन अननोन मॉलिक्यूल। तो जिस तरीके से हमें कंपाउंड ऐसे देगा, CX देगा, HY देगा, और O2 करके दे देगा इस तरीके से, तो हमें इसमें कार्बन का नंबर भी निकालना होता है, जिसके लिए हमें ये काम जो है हम सॉल्व करने के लिए केवल फॉर्मूला यूज करें। तो m+1 पीक होगी। इसके बाद हमारे पास m+2 पीक भी आती है। अच्छा जी, अब m+2 पीक अगर आती है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, अब ये 2 यूनिट हायर जा रहा है, और इसकी वजह हो सकती है या तो क्लोरीन का एक एटम, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, या 1 एटम ऑफ क्लोरीन। इसकी वजह से ऐसा होगा। क्यों होगा ये जरा देखिए, अगर मैं इसको उठाता हूँ और इसको उठाता हूँ, इन दोनों का मास आपके सामने है, इसका मास 50 है, इसका 52 है। ऐसा क्यों हुआ, बाकी सारी चीजें कॉमन है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 12 है। सिमिलरली यहाँ पर 1 1 एंड 1 12, तो ये तो 15 मार्क्स दोनों में फिक्स है। क्योंकि क्लोरीन का आइसोटोप जो होता है वो 2 यूनिट हायर होता है, 3 यूनिट हायर होता है, 2 यूनिट हायर होता है, इसलिए आपके पास
2+ की पीक आएगी। यही काम ब्रोमीन में भी होता है, इसमें भी 2 यूनिट का मसला होता है इसमें। तो आपके पास अगर इसका मैं MR निकालता हूँ तो आपके पास इसका 94 आ रहा है, इसका आएगा 96। तो आपके पास मसला ये है कि आपके पास अब जो है, हम यहाँ पे चलते हैं बिल्कुल लास्ट वाली पीक, अगर ये M पीक थी, इसके साथ एक चुन्नी सी पीक आती है छोटी सी, और ये पीक होती है किस वजह से, M+1 कार्बन 13 की वजह से। इसके साथ अगर आपको एक और पीक नजर आ जाए, मतलब ऐसी, तो अगर लेट से इसको मैं मार्क कर दूं, कैसे मार्क कर दूं भाई, मैं इसको मार्क कर देता हूँ 53 है, ये होगी 51, ये होगी 52, ये होगी आपके पास फिर M+2 की पीक। इसका मतलब है, इसकी प्रेजेंस से हमें पता चला कि इसमें अगर हमारे पास ये पीक प्रेजेंट आती है, इसका मतलब या तो क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है। अब ये कैसे पहचानेंगे क्लोरीन है या ब्रोमीन? देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन में फर्क ये होगा कि अगर हमारे पास ब्रोमीन हुआ तो उस वक्त M पीक की और M+2 पीक की हाइट्स जो है वो बराबर होंगी, बराबर होगी। उसकी वजह क्या होती है कि ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स होते हैं, एक ब्रोमीन 79 वाला और एक ब्रोमीन 81 वाला, इन दोनों की परसेंटेजेस लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 50-50% होती है, इसलिए दोनों की हाइट्स जो है क्या होगी, बराबर होगी। और अगर यही काम जो है हमारे पास क्लोरीन के लिए हुआ तो बड़े आराम से पहचान जाएंगे। तो अगर क्लोरीन हुआ हमारे पास, तो हमारे पास M की जो हाइट होगी, तो M+2 की हाइट जो है उसकी रेशियो में फर्क होगा। क्या फर्क होगा? ये फर्क होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 50 है और ये 52 है, तो इसकी जो रेशियो होगी हमारे पास वो होगी 3:1 की। ठीक है, ये बात आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। इसकी परसेंटेज जो है वो 75% होती है, इसकी 25% होती है, तो रेशियो बन जाएगी आपके पास 3:1 की। इनकी हाइट से पहचान पाएंगे। पहली बात, अगर आपके पास M+2 की पीक प्रेजेंट है, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन है, और जो है हम उनकी हाइट देख के पहचान सकते हैं कि ये क्लोरीन है या ब्रोमीन। ठीक है, तो आपको लाइव एग्जांपल्स भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो उससे जरा बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास M+4 पीक भी होती है। या अल्लाह खैर, अब डर लग रहा होगा कि यार ये कितनी पीक्स है। ये लास्ट पीक है बेटा, टेंशन नहीं, लास्ट पीक है। ये पीक आएगी या तो दो क्लोरीन एटम की वजह से, या दो ब्रोमीन एटम की वजह से, या एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन की वजह से। ऐसा क्यों होगा, इसको हम देखते हैं। मेरे ख्याल में तो समझ आ जाएगी आपको, लेकिन समझा देते हैं फिर भी। आपको क्लोरीन की एग्जाम्पल दे रहे थे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास एक क्लोरीन है और बाकी सारे आपने एच लगाए थे, तो आपके पास अगर ये 35 वाला हुआ तो जो भी इसका मास आएगा, और इस तरीके से अगर आपने इसको 37 कर दिया तो आपके पास 2 यूनिट फर्क आएगा। तो अगर ये आपके पास M होगा तो ये आपके पास M+2 होगा। मतलब अगर ये 50 होगा तो ये 52 होगा। ये बात तो समझ आ गई आपको? अब अगर हमारे पास दो क्लोरीन लगे हो तो फिर क्या होगा? दो क्लोरीन में हमारे पास जो मैक्सिमम पीक्स आ सकती हैं, ये भी 35 ले लूं, इसको मैंने मार्क कर दिया 12, इसको कर दिया 1 ताकि नाम सीधा रहे। 70 तो 84 हो गया ये टोटल। दूसरा चांस का ये हो जाएगा कि इनमें से एक जो है 37 वाला हो जाए, एक 35 वाला हो जाए। ये 12 वाले ही है, ये फिक्स रखे मैंने। इस वक्त मार्क हो जाएगा 86। क्यों, क्या फर्क आया? ये वाला फर्क आया। अब जो है लास्ट वाला जो है, उसमें दोनों भी तो 37 के होंगे ना, ऐसा भी तो कोई पार्टिकल होगा, लाजमी सी बात है। उस केस में आपके पास 88 पे जो है पीक आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आपके ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, 2 यूनिट पर चला गया। अगर इसको मैं M कहता हूं तो इसको मैं M+2 कहूंगा, इसको मैं फिर M+4 कहूंगा। अब जो है ये काम ब्रोमीन के केस में भी हो सकता है। अगर दो ब्रोमीन लगे हो तब भी ये काम हो सकता है। इसलिए जो है M+4 की अगर पीक आती है आपके पास, तो उसकी वजह जो है वो क्या क्या हो सकती है? या तो दो क्लोरीन एटम है,
या दो ब्रोमीन के एटम्स हैं, या ये भी हो सकता है कि एक क्लोरीन का एटम हो और एक ब्रोमीन का एटम हो, उस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास पीक्स थे इसकी। ये अब इसके पास कुछ एग्जांपल्स आ रही है। उन एग्जांपल से पहले पहले जो है मैं एक दफा दोबारा आपको छोटा सा एक रिकैप दे दूं कि इसमें जो हमने पीक्स पढ़ी हैं वो पीक्स कौन कौन सी थी। हमने यहाँ पर एक पेज लगा दिया इसके ऊपर, और जो है हम उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पीक्स हमने पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ी है बेस पीक। अब बेस पीक होती क्या है और किस वजह से आती है ये पता होना चाहिए। बेस पीक वो पीक होती है जिसकी हाइट मतलब परसेंटेज अबंडेंस मैक्सिमम, ठीक है। और किस वजह से आती है, पार्टिकल कौन सा होता है, जो स्टेबल आयन होगा ड्यूरिंग फ्रैगमेंटेशन। जब मॉलिक्यूल टूट रहा था उनमें से कोई ऐसा पार्टिकल बन जाए जो फर्दर ना टूट सके, उसे हम कहते हैं स्टेबल आयन, मेटास्टेबल आयन भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास ये वाली बात हो गई। इसको मैं इसी कलर से मार्क करूंगा, मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका। ये मैंने लिख दिया बेस पीक, इसको 1 कर दिया, ठीक है। साथ साथ हम इसको इधर भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने मार्क कर दिया रेड से। ये हमारे पास होगी 1, जिसको हम कह रहे हैं बेस पीक। इसकी हाइट सबसे ज्यादा। अच्छा जी, दूसरी पीक जो है हमारे पास वो होती है एम पीक। एम पीक क्या बताती है आपको, एम पीक द पीक एट हाईएस्ट एमआर या मास अपॉन चार्ज पे जो आती है। ये किस वजह से होती है, ये होती है अनफ्रैगमेंटेड, जो टूटे बगैर मॉलिक्यूल, इसे हम मॉलिक्यूलर आयन पीक भी कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है आपको एमआर मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूल का एमआर ऑफ कंपाउंड पता चल जाएगा आपको। ये पीक कहाँ पे होती है, इस सबसे इस तरफ आपके पास एक अच्छी खासी हाइट की पीक होती है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। से मार्क कर दिया। हमारे पास यहाँ पास अपॉन चार्ज चल रहा होता है, अबंडेंस होती है, इसको कहते हैं एम पीक। इसके बाद अगली पीक जो थी हमारे पास वो थी M+1 पीक। अच्छा, ये पीक किस वजह से आती है, ये आती है ड्यू टू कार्बन 13। फायदा क्या होता है इसका, इसका फायदा ये होता है कि इससे हम निकाल सकते नंबर ऑफ कार्बन एटम 100/1। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास M+1 की अबंडेंस, और इसकी अबंडेंस से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। मैं यहाँ पर इसके साथ ये वाली भी मार्क कर देता हूँ इसको हल्का सा, यहाँ पे लिख दिया इसको। और ये हो गया मेरे पास M+1 की। मतलब अगर ये आपके पास 78 होगा तो फिर ये 79 होगी। अगली पीक क्या थी हमारे पास, अगली पीक हमारे पास थी और M+2 की पीक। तो ये पीक आती है हमारे पास ड्यू टू 1
क्लोरीन एटम या फिर 1 क्लोरीन एटम। अगर क्लोरीन हो तो रेशियो होती है 3:1 की, किस किस में, M एंड M+2 में। जबकि ब्रोमीन अगर हो तो 1:1 की रेशियो होती है किसमें, M एंड M+, and the last peak was M+4. The last is M+4, and it is either due to 2 chlorine atoms या फिर 2 ब्रोमीन के एटम्स या फिर एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन का एटम उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये आपके सामने डिस्प्ले किया था, जिसमें मैं आपको ये भी बात समझाता हूँ कि एक क्लोरीन से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। अगर लेट से मैं यहाँ पे ब्रोमीन लेता हूँ तो उसमें भी आपको पता है कि 2 यूनिट का मसला होता है, ये 79 हो जाएगा। अब जो भी इसका मास होगा वो m हो जाएगा, जबकि इसको फिर मैंने 79 रहने दिया। तो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखें तो फिर जो है आपको 2 यूनिट का फर्क मिलेगा, M+2 हो गई। इस तरीके से जो तीसरी पीक है उसमें मैंने इसको 81 कर दिया। तो अब इस केस में जो है यू विल फाइंड के ये दोनों चीजें चेंज हो गई हैं, तो 4 यूनिट का फर्क आ जाएगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वाले से इसमें तो 2 यूनिट का मसला आ रहा है, मार्क किया है मैंने। इस तरीके से अगर इसको देखें तो 4 यूनिट का मसला आएगा। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज है, क्लोरीन है या 2 क्लोरीन के एटम है या 2 ब्रोमीन के एटम है या एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है, तो उनकी हाइट से पता चल जाएगा और उस क्वेश्चन में आपको हिंट भी देगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पीक्स हैं जिसकी बेस पर काम करना होता है हमें। तो अब जो है हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इनको कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या बना है। खैर, ये तो आपको बताया है उसने कि ये आपके पास एम पीक है, बता रहा है। इसको आइसोटोप की वजह से बता रहा है, मतलब M+2 भी हो सकती है, M+1 भी हो सकती है, उसको बेस पीक बोला। ठीक है, समझाया। अब ये आपके पास मॉलिक्यूल आ गया जिसमें क्लोरीन है। इस पूरे को कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए जो हाइट, ये आपके पास दोनों की हाइट बराबर बराबर आ रही है। जो आपके पास ये वाली पीक होती है ना, ये एम पीक होगी। एम पीक के लिए याद रखिएगा कि लोअर आइसोटोप्स होते हैं, मतलब कार्बन को आपने 12 लेना है, हाइड्रोजन को आपने 1 लेना है, ब्रोमीन का भी लाइटर वाला लेना होता है। तो बेटा ये जो है आपके पास 15 ये हो गया, और फिर 14 ये हो गया, और 79 ये हो गया। इन सबको ऐड कर दे तो 29 एंड 79 18 10 108। तो ये जो एम पीक आपके पास आएगी वो 108 पे आएगी। अब जाके देखें जरा यहाँ पे, अगर ये 110 है तो ये 109 होगा, ये 108 होगी। अब उससे 2 यूनिट हायर पे ये 110 पे आ रही है, ये आ रही है 108 पे। इसका मतलब ये M हो गई और ये M+2 हो गई। अब इन दोनों की हाइट देखें बराबर है, हाइट बराबर है, इससे आपको बड़े आराम से पता चलेगा कि एक ब्रोमीन है। अगर ब्रोमीन होगा तो M भी आएगी, M+2 भी आएगी, दोनों की हाइट बराबर है। इस तरीके से वो बाकी जो है उसकी बीच दिखा रहा है, तो बताते हैं। तो इसको देखते हैं इस मॉलिक्यूल को, इसमें कुछ पीक्स आई हैं तो बल्कि इसके बजाय क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, तो वो जरा क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जी। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसने दिया है कि इस क्वेश्चन में कि आप जो है इसमें ये चीजें बताएं कि इसमें क्या क्या है। इसने देखिए इसको कर दिया आपके पास, एक्स को भी गाइड किया हुआ है, वाई को भी गाइड किया हुआ है, और जेड को भी गाइड किया हुआ है। तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, और सब कुछ आपको डिड्यूस करना। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम कार्बन की वैल्यू जो है एक्स की निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था एन निकालने के लिए 100 ऊपर 1.1 नीचे, इनके अबंडेंस का मामला होता है। अब इसको याद रखने के लिए ऊपर जो है एक अबंडेंस ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे मल्टीप्लाई होती है। देखिए ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है, इसके साथ छोटी वाली जिसकी हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हाइट ज्यादा होती है। तो
ये फार्मूला याद रख लें, वैसे याद रख लें या इस तरीके से। तो इसकी दोनों की अबंडेंस, ये अबंडेंस कहाँ से निकालें? अगर आप इसको जूम करेंगे तो आप तो अबंडेंस नहीं निकाल सकते। इसकी ये अबंडेंस इतना छोटा, इतना करीब होता है कि आपको वो लिख के देता है कि m की अबंडेंस ये रही और m+1 की अबंडेंस ये रही। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, हमारे पास हो जाएगा 100/1.1, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 0.55 से, नीचे करना पड़ेगा 55 से। ऊपर तो बन गया 55, नीचे भी बन गया तकरीबन 55। मतलब अपने पास कैलकुलेटर नहीं है, इसका आंसर जो है तकरीबन इसके आसपास ही आएगा, 1 आ गया इसका आंसर। तो आपके पास सी होगा 1। सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे अल्लाह जाने। अब इसमें देखते हैं इसका टोटल का मास कितना बन रहा है। अगर आप पहचाने इसमें से, और ये क्लोरीन है, तो इसमें आपको पता है कि क्या क्या होगा। इसमें आपके पास m पीक भी होगी और m+2 पीक भी होगी। आप आ जाएगा इसमें, आपके पास m पीक आ रही है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। अब आपको तो बहुत सारी नजर आ रही थी, ये हाइट वाली ज्यादा वाली थी। अब इसको मार्क करें, ये अगर 70 है और ये 90 है, तो फिर ये 80 हो गया। ये 80 हो गया, तो फिर बेटा ये हो गया 84 मेरे ख्याल में, 86, 80 जी, 84। और फिर ये वाली हो जाएगी आपके पास 87 के बाद 88। दिस इज 84, दिस इज 86 ना। इन दोनों की रेशियो में आपको करीब फर्क नजर आ रहा है, पर अभी तो मैं इस पर पहुंचा नहीं, हो सकता है मुझे इन पीक्स को भी देखना पड़े। तो मैं जरा इस पे आता हूँ आपसे। तो हमारे पास कार्बन 1 हो गया, इसका मास हो गया 12। क्लोरीन को अगर 2 ले लूंगा तो 70 बन जाएगा। ठीक है, 70 अगर कर दूं तो आपके पास ये दोनों चले। अभी एक क्लोरीन को उठा रहा हूँ मैं, एक क्लोरीन को उठाया मैंने, तो इसका मास हो गया 35। अब इसमें बेटा एक कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन कितने लगा सकते हैं मैक्सिमम? हाइड्रोजन आपके इसके साथ अगर एक क्लोरीन लगा दिया आपने, तो आप हाइड्रोजन से कितने लगा सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा 3 लगा सकते हैं, तो इसका मास तो 50 बनेगा। 84 तो बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्लोरीन 2 हैं, 2 लगाऊंगा तब जाके मास बन सकता है। अगर इसको Cl2 करूं तो फिर जो है आप 84 के करीब पहुंच सकते हैं। 12 मास इसका हो जाएगा, 70 मास मास इसका हो जाएगा, तो ये हो गया 80, 82 हो गया। तो 4 पे जाना है, तो हमारे पास जो नंबर मिसिंग था उसको हम निकाल सकते हैं एक्स करके। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया CH2Cl2। इसका मतलब ये फिर आपके पास m, ये फिर m+4 की पीक भी होता है। मैंने कहा था कि हो सकता है यूज करनी पड़े क्योंकि उसमें सब छोटी पीक्स लग रही हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने छोटा सा मिस्टेक की। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पे m+4 लिखा हुआ साफ साफ इसमें है, इसका मतलब क्लोरीन 2 आइसोटोप। अब जो है वो कह रहा है कंपाउंड आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई तो पहले सबसे पहले ही कर दिया, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको मैंने कर दिया, ये CH2Cl2 तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि आप 84, 86, 88 को पहचाने। अच्छा जी, existence of 3 peaks account for। चलिए जी, तो ये जो है आपके पास है 84 वाला, आप लिखेंगे CH2 Cl एंड Cl, लिख देंगे 35 35, ये पॉजिटिव लगा दें। 86 के लिए लिखे CH2 Cl2 एक 35 कर दें, एक कर दें 37, ये दूसरी पीक हो गई। 88 में लिखे CH2 Cl2 37 वाला और Cl2 37 वाला, ये इसकी पीक हो गई। देखिए अगर ये पॉजिटिव आपने नहीं लगाया आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको मार्क कर सकते, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट करते हैं। ये दो बातें हो गई। इसके बाद वो कह रहा है कि आप दो काम और करें, 49 और 51 की पीक के बारे में बताएं कहां से आ गई, इनकी एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ अबंडेंस 49 एंड 51। अच्छा जी, इसकी आप देखें पहले 49 आ कैसे सकता है इसमें से। 84 में से ये इसका मास था, इसमें से आप 49 को माइनस कर दें तो
5 35। इसका मतलब एक क्लोरीन मिस हो गया इसमें से। एक क्लोरीन के अगर इसमें माइनस कर दूं, मतलब 84 जो इसका m था उसमें से मैं 35 माइनस कर दूं तो फिर मेरे पास 49 बचता। इसका मतलब ये वाली जो पीक है ना फिर 49 वाली, ये होगी आपके पास CH2Cl35 बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी। अब एक 49 बोली है, दूसरी बोली है 51, तो ये तो दोनों पास पास ही हैं और उसकी रेशियो भी बात की है। इसका मतलब ये हो जाएगा फिर ये 51 की जो पीक बोली है इसने, ये पीक हो जाएगी CH2Cl37 वाला, क्योंकि इन दोनों में ही 2 यूनिट का फर्क आ रहा है। 2 यूनिट का फर्क आ रहा है, इसका मतलब कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और इसकी वजह से ये आ रहा है। उनकी रेशियो बन जाएगी, फिर आपको पता ही है ऑलरेडी 3:1 की होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन चला गया। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट बी में कह रहा है व्हाई रिलेटेड व्हाट इज m+1 peak is very small। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 इज टू स्मॉल। इसके बाद कह रहा है 28 की कंटेमिनेशन सजेस्ट आइडेंटिफाई कंटेमिनेशन। इस पार्ट को छोड़ देते हैं फिलहाल, जब आप थोड़े से समझ जाएंगे फिर करवा देंगे आपको। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग पीक्स इन दिस। m+1 पीक की सिग्निफिकेंस क्या है? Significance, ratio of abundance of m and m+1 gives number of carbon atoms। m+2 की अपन ये शो करेगा आपको प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें एटम with m ratio m+2 1:1 कंफर्म करेगा इसको, एंड ये शो करेगा आपको प्रेजेंस ऑफ 2 ब्रोमीन एटम्स। अब ये देखिए आपसे कह रहा है कि आप इसमें CN एक एल्कीन है नजर आ रहा है इसके फार्मूले से, और जो है आप इसकी रेशियो जो है एम उन दोनों की रेशियो आपको दी हुई है, आप निकाल दें। नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने तो आसान है, तो आपने किया 100/1.1 एंड ऊपर रख देंगे आप, ऊपर आएगी इसकी तो 0.48 और नीचे आ जाएगी इसकी 7.3, ऊपर का आंसर आ जाएगा 48, नीचे आ जाएगा तकरीबन 7.8, 7.3 या 7.4 ऐसा कुछ हो जाएगा। तकरीबन बेटा 7 के आसपास भी आंसर आ जाएगा, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है ना फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे।